गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पाठ 1 मानव भूगोल परिचय। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले वीडियो में मानव भूगोल को लेकर जो भूगोलवेताओं ने परिभाषा दी थी उसकी चर्चा हमने की थी। इस वीडियो में हम लोग मानव भूगोल के अध्ययन के अभिगमों की चर्चा करेंगे। मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों की चर्चा मानव भूगोल के केंद्र स्थान पर है। इस संबंधों के विश्लेषण के लिए अलग अलग अभिगमों को अपनाया गया है। समय परिवर्तन के साथ साथ मानव भूगोल की विषय वस्तु तथा उनके अध्ययन करने की पद्धतियां और अभिगमों में भी परिवर्तन होता रहा है। मानव भूगोल के अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभिगम इस प्रकार हैं। विद्यार्थी मित्रों, कुल मिला के 5 अभिगम हैं। यहाँ पे 3 अभिगमों की हम चर्चा करेंगे, 2 अभिगमों की चर्चा हम बाद के वीडियो में करेंगे। ऐतिहासिक अभिगम, मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उनका संबंध परिवर्तनशील रहा है। मानव की उत्पत्ति यानी आदिकाल से लेकर अब तक प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग मानव अपने लिए किस किस रूप में करता है उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद में, औद्योगिक क्रांति यानी मशीन के विकास हुआ, उसके बाद में मानव ने तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एवं विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे मानव के जीवन जीने की शैली में भी परिवर्तन हुआ है। जीवन सुख से भर गया या सुखमय बन गया है। इस अभिगम के द्वारा मानव एवं पर्यावरण में समय के साथ परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक परिवर्तन हुआ है, इसका अध्ययन ऐतिहासिक अभिगम में किया जाता है। दूसरा है क्षेत्रीय विश्लेषण अभिगम। इस अभिगम से विश्व के विभिन्न प्रदेशों एवं भागों में रहने वाले मनुष्यों ने मानव सर्जित पर्यावरण को प्रधानता प्राप्त हुई है। इस प्रकार के अभिगम द्वारा मानव जीवन की शैली प्राकृतिक पर्यावरण पर आधारित है। इसका अध्ययन हम इस अभिगम में करेंगे। तीसरा है पारिस्थितिकीय विश्लेषण अभिगम। मानव अपनी प्रवृत्तियों का प्राकृतिक पर्यावरण में किस प्रकार समायोजन करता है। समायोजन यानी किस तरह से उसमें अपनी प्रवृत्तियों को ढालता है एवं टेक्नोलॉजी विकास द्वारा प्राकृतिक प्रतिकूलताओं का सामना किस प्रकार करता है, उसका विश्लेषण इस अभिगम द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ अनुकूलता स्थापित करने में जो पारिस्थितिकीय परिवर्तन देखने को मिलता है उसका अध्ययन इस अभिगम में समाविष्ट है। निश्चयवादी या नियतिवादी एवं संभावनावादी विचारधारा का अभिगम से जुड़ा हुआ है। यानी पारिस्थितिकीय विश्लेषण अभिगम के 2 भाग हैं, एक निश्चयवाद या नियतिवाद या संभावनावाद। सबसे पहले हम देखेंगे निश्चयवाद या नियतिवाद। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की सभी प्रवृत्तियां एवं क्रिया पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती है। यानी मानव जो भी क्रिया करता है उसे पर्यावरण नियंत्रण करता है। कोई भी मानव समुदाय, राष्ट्र का इतिहास, मानव संस्कृति, जीवन शैली एवं विकास की दर में प्राकृतिक पर्यावरण असर करता है। इन विचारधारकों का मानना था कि मानव निष्क्रिय परिबल गिना जाता है और प्रकृति को सक्रिय परिबल माना गया है। प्रकृति को इसमें श्रेष्ठ माना गया है। हिपोक्रेट्स, एरिस्टोटल आदि विद्वानों ने
मानव पर प्राकृतिक स्थिति के असर को समझाया है। यानी उन्होंने कहा है कि प्रकृति मनुष्य को किसी न किसी रूप में नियंत्रण करती है। इसके पश्चात कांट्स, हेम्बलेट, रीडर, कुमारी एलन सैम्पल एवं एलसवर्थ हंटिंगटन के द्वारा इस विचारधारा को अनुमोदन प्राप्त हुआ है। यानी इन विचारधारकों ने भी इस विचारधारा का समर्थन किया है। 20वीं शताब्दी के पूर्व तक यह विचारधारा विकसित हो रही थी, किंतु कुमारी एलन सैम्पल तथा एलसवर्थ हंटिंगटन इस विचारधारा के सक्रिय समर्थक थे। प्रकृति का असर को इन्होंने महत्व दिया है। यानी यह प्रकृति किसी भी तरह मनुष्य को नियंत्रित करती है, इन्होंने इस बात का समर्थन किया है। दूसरा है संभावनावाद। प्रकृति की तुलना में मानव को महत्व का स्थान दिया गया है। निश्चयवाद से यह विचारधारा बिल्कुल अलग है। इसमें मानव को महत्व दिया गया। मानव को सक्रिय रूप से देखा जाए उस विचारधारा को संभावनावाद विचारधारा कहा गया है। संभावनावाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लूसन फावर ने किया था। कई बार ये प्रश्न आता है कि संभावनावाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, तो लूसर फावर ने किया है। उनके मत अनुसार मानव संभावनाओं का स्वामी है। संभावनाओं का स्वामी यानी उसके पास कोई ना कोई संभावना हमेशा होती ही है। प्राकृतिक के तत्वों के उपयोग के विषय में निर्णय मानव ही ले सकता है। भूगोलवेत्ता विडर डी ब्लाश ने इस विचारधारा का व्यवस्थित प्रचार किया था। संभावनावाद विचारधारा के कई विद्वानों ने आलोचना की थी। यानी जो ये विचारधारा है इसका कई विद्वानों ने आलोचना की। यानी उनका मानना था कि मानव केंद्र में नहीं है, प्रकृति को केंद्र में रखा। यानी इस विचारधारा का कई लोगों ने आलोचना की थी। नवनियतिवादी विचारधारा एवं संभावनावादी विचारधारा का समन्वय नवनियतिवादी नामक स्वतंत्र विचारधारा प्रस्तुत की। उन्होंने समझाया कि मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करके प्रकृति का उपयोग करना चाहिए। निश्चयवादी विचारधारा एवं संभवतावादी विचारधारा का समन्वय यानी दोनों को मिलाकर नवनियतिवाद नामक विचारधारा को प्रस्तुत किया गया। इस विचारधारा को ग्रेफिथ टेलर ने दी थी। ये इस विचारधारा के प्रवर्तक थे। उन्होंने समझाया था कि मानव प्रकृति के नियमों का पालन करके प्रकृति का उपयोग कर सकता है। मानवीय सांस्कृतिक पर्यावरण को मर्यादित कर प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करना आवश्यक है। प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान होगा तो मानव समाज के सामने मानव सर्जित समस्याएं खड़ी होंगी, मानव विकास में भी अवरोध होगा। यानी जो हमारे आसपास का जो भी पर्यावरण है अगर हमें उसे नुकसान पहुंचेंगे तो हमारे विकास में भी अवरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि हम जो है इस पर्यावरण पे किसी न किसी रूप से आधारित हैं, किसी न किसी रूप में इस पर्यावरण का हम उपयोग करते हैं। यानी मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर आधारित है। यानी ये नहीं है कि मनुष्य को इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना चाहिए, मनुष्य को इस पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि उसका उपयोग दोबारा मनुष्य को ही करना है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दूं बेटा, कि अगर आपने एक फल वाला पेड़ देखा होगा, फल को तोड़ने के बाद उस पेड़ को काटा नहीं जाता, क्योंकि वो फल फिर बाद में दोबारा कभी ना कभी वो पेड़ फिर फल देने के लिए उपयोगी होता है। इसलिए उस पेड़ को दोबारा काटने का कार्य नहीं किया जा सकता। तो ऐसी तरह से आपको अगर पर्यावरण का उपयोग करना है तो इस तरह से करें कि बाद में वो आपके लिए उपयोगी साबित हो। अगर आप जंगल से कच्चा माल लेते हैं तो ये नहीं है कि उसका विनाश कर दें, आपको नए पेड़ों का भी सर्जन या फिर नए पेड़ों को लगाना चाहिए, जैसे नए जंगलों का निर्माण हो सके। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद के दोनों टॉपिकों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।